हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें इस एपिसोड की कंटिन्यूटी उस मूवी के आगे से ही दिखाई जाती है जिसे अभी हमने कल ही देखा है। गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लुओ शुअलुओ कॉन्टिनेंट से वापस आ चुका था और अब वहां से वापस आने के बाद लुओ फैंग बैठकर सोच रहा होता है शुअलुओ कॉन्टिनेंट से हासिल हुए वे उसी बॉक्स के बारे में जो कि उसे मिला था और कह रहा होता है कि वैसे मैंने मिशन को तो अकम्प्लिश कर लिया, लेकिन मुझे वहां से एक बॉक्स भी मिला था जो कि कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहा था और साथ ही वो जर्ग से भी रिलेटेड है। और अगर ये चीज़ जर्ग से रिलेटेड है तो फिर ये बियॉन्ड आर इमेजिनेशन भी जा सकती है, क्योंकि जर्गनेश जो है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है काफ़ी टाइम से। लेकिन इसके अलावा जो थ्रेड्स हमको मिले हुए हैं जर्गनेट से वो तो वहाँ कहीं में अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मैंने 80 साल ट्रेनिंग में बिता दी है शोलो कॉन्टिनेंट के अंदर और अब वक्त आ गया है कि मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के बारे में टेस्ट करूँ, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन वहाँ पर रैपिडली इम्प्रूव हुई है। और साथ ही गोल्डन हॉर्न महबूद ने तो ढेर सारे शुअलो क्रिस्टल को भी कंज्यूम किया है, जिससे कि अपना गोल्डन हॉर्न महमूद तो यहाँ पर लॉ ऑफ यूनिवर्स की पावर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाया है। अब ऐसे कुछ स्टेप्स और हैं जो कि मुझे करने हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, लेकिन अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। लुओ फेंग कह रहा होता है कि मुझे अब आगे आने वाली चीज़ों से फाइट करने के लिए एकदम ही रेडी होना होगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो मुझे किसी भी वक्त करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर भी ग्लेसी ने लुओ फेंग को चैलेंज कर दिया था कि लुओ फेंग आकर उससे फाइट करे और उसके बाद ग्लेसी लुओ फेंग को सबक सिखा देगा। अब यहाँ पर ग्लेसी खड़ा हुआ होता है और वो लुओ फेंग को देखते ही तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि लुओ फेंग ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो इसके चलते लुओ फेंग भी यहाँ पर सबसे पहले तो इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है और वो अटैक उसे काफ़ी स्ट्रांग भी नज़र आ रहा था, लेकिन लुओ फेंग की बॉडी तुरंत ही रिएक्ट करने लग जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ ग्लेसी के वेपन के ऊपर अटैक करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था जो कि उसने शोलुओ कॉन्टिनेंट के अंदर देखी। वो अपनी सारी नाइफ को जमा करता है और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सा स्पीयर बनाता है और फिर इस स्पीयर को देख के तो ग्लेसी भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके फेस पे उसकी मौत का डर साफ नज़र आ रहा होता है। वो तो तुरंत ही अपने वेपन्स के थ्रू कोशिश कर रहा होता है कि इस चीज़ को रोका जाए उसकी तरफ बढ़ने से, नहीं तो उसकी हड्डियां टूटने से कोई भी नहीं बचा सकेगा। लुओ फेंग प्रेशर बढ़ाता जाता है। ग्लेसी तो एकदम ही काफ़ी ज़्यादा अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर लुओ फेंग द्वारा किए गए अटैक को नहीं रोक पाया और तभी वो उसके नीचे धंस कर रह जाता है। जिसके बाद आसपास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड एरिया भी हो जाता है और तभी ऊका को देखते हैं और बाकी सारे लोगों को भी, जो कि इस फाइटिंग को दूर से खड़े होकर देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर। और ऊका कह रही होती है कि लुओ फेंग ने सिर्फ एक ही मूव का इस्तेमाल किया है और उस एक मूव के अंदर वो इतना अच्छा दांव कैसे खेल सकता है। इवन ऊका काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रही थी। लेकिन गाइस, ऊका के अलावा भी तो यहाँ पर लुओ फेंग से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि जलते हैं, जैसे कि ब्रेंड ब्रेंड यहाँ पर देख रहा होता है कि लुओ फेंग ने तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी वो उसे हल्के में ही ले रहा था और कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा खास भी नहीं था। जिसके बाद लुओ फेंग ग्लेसी की तरफ को देखते हुए यही सोच रहा होता है कि अब ये ग्लेसी क्या करेगा, लेकिन तभी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है। ग्लेसी तो यहाँ पर उठ के खड़ा हो गया था, हालांकि उसकी हालत चलने वाली हो नहीं रही थी। वो 2 कदम और चलता तो शायद से वो खटिया पर पड़ा होता, लेकिन फिर भी उसे अपना ईगो भी तो दिखाना था। तभी बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग, लुओ फेंग, लेकिन लुओ फेंग तो वहां से चला जाता है और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक वाली बेइज्जती करवाने के बाद ग्लेसी को आ रहा होता है गुस्सा। तो अब वो बेचारा क्या ही कर सकता था, तो अपने टेंटम्स थ्रो करता है और उसके बाद काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है लुओ फेंग। लेकिन अब क्या ही फ़ायदा लुओ फेंग के नाम के नारे लगा के। दूसरी तरफ हमें लुओ फेंग की वाइफ शुशिन दिखाई जाती है, जो कि स्क्रीन के ऊपर लुओ फेंग को सब कुछ बता रही थी और कह रही होती है कि रिसेंटली हमने देखा है कि जो जर्ग नेस्ट है उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो तो इंक्रीज़ हो गया है लुओ फेंग। और साथ ही हमने यहाँ पर कुछ टॉक्सिक गैस को भी देखा है, हालांकि यहाँ पर अभी बैक टू नॉर्मल हो गई है, लेकिन इससे पहले तो ये फैल रही थी।
तभी लुओ फैंग कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम लोग अपने टेस्ट यहाँ पर जारी रखो और साथ ही बहुत ही ज़्यादा केयरफुल भी रहना। तभी यहाँ पर सुशिन कह रही होती है कि हाँ सेम टू यू। हालांकि उसके फेस से ही लग रहा होता है कि वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा भयभीत है। जिसके बाद लुओ फैंग कह रहा होता है कि अब मैं इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि जितनी जल्दी मैं अपनी पावर को बढ़ा लूँगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तभी लुओ फैंग कह रहा होता है कि बबाता क्या कोई ऐसा तरीका है जिस तरीके से मैं और भी पॉइंट्स को अर्न कर सकूं। तभी यहाँ पर बबाता सोच रही होती है और कह रही थी कि लुओ फैंग एक तरीका तो ज़रूर सही है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फैंग एक अलग सी जगह पर आ चुका होता है। इस जगह पर आने के बाद लुओ फैंग के ऊपर सडनली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तभी हमें पता चलता है कि असल में ये जगह जो है इल्यूजन सी टेस्ट है, जो कि प्रैक्टिशनर्स के लिए होता है, उनकी विल पावर टेस्ट करने के लिए। लुओ फेंग इस सी के अंदर तुरंत ही चला जाता और उसके नीचे धंसता जा रहा था। तभी वह बाता बता रही होती है कि जो हर एक लेयर के नीचे बंदा जला जाता है तभी उसकी मेंटल डिस्ट्रैक्शन शुरू होती है। इवन उसको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर इन डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ढेर सारी डिस्ट्रैक्शन और बंदा इतने ज़्यादा प्रेशर को झेल रहा होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग धीरे धीरे करके इस सी ऑफ इल्यूजन के अंदर खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे ही वो इस सी ऑफ इल्यूजन के अंदर आता है तभी यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्लेटफॉर्म भी देखने के लिए मिलता है जिसके ऊपर वो खड़ा था। तभी वो यहाँ पर खुद को संभालते हुए स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और अपने आसपास काफ़ी सारे पिलर्स को देख रहा था जिनके अंदर से लाइटनिंग निकल रही होती है। तभी लुओ फेंग को दिखता है कि कुछ क्यूब्स यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तभी हमें बताया जाता है कि असल में ये एक क्रिस्टल मेन है और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो यहाँ पर अर्थ के ऊपर वोर्टेक्स एरे होते हैं वो यहाँ पर मेटेराइट से बने हुए होते हैं और इसी से ये भी बना हुआ है। ये क्रिस्टल मैन जो है वो अपने वर्जन को अपग्रेड करता रहता है, जिससे कि यहाँ पर ये जो इसकी रेडियो वेव है वो बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की वेव्स को ये प्रोड्यूस करता है। जैसे ही ये क्रिस्टल मैन लुओ फेंग के सामने आकर खड़ा होता है तभी लुओ फेंग का सर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगा था। लेकिन ये मैन तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक क्रिस्टल चक्र का इस्तेमाल करता है, जो कि इंटरफेयर कर रहा था ब्रेन वेव्स के अंदर लुओ फेंग की। और लुओ फेंग भी देख रहा होता है कि लुओ फेंग की तरफ तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी तरीके की रेड सी या फिर फॉग आ रही है, जिसके अंदर लुओ फेंग काफ़ी तेज़ी के साथ गुम हो रहा होता है। हालांकि लुओ फेंग कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर लुओ फेंग अपनी मेंटल डिफेंस की स्ट्रेंथनिंग का इस्तेमाल कर रहा होता है, क्योंकि इसी मेथड का इस्तेमाल करके ही लुओ फेंग इससे बाहर निकल सकता है। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल फाइट करने के लिए खड़ा हो चुका था। ये क्रिस्टल मैन जो होता है वो उसकी तरफ को आ रहा था। लुओ फेंग सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर होता है तभी उसके ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा अटैक हो जाता है। लुओ फेंग को उसकी वाइफ सुशिन भी नज़र आती है, लेकिन इसके बाद जो लुओ फेंग को नज़र आता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। लुओ फेंग देखता है कि उसके सामने वो जो क्रिस्टल मैन था वो ख़त्म हो गया है। वो लुओ फेंग को पंच मारने के लिए आ भी रहा था, लेकिन लुओ फेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी ही बॉडी को क्रश कर डाला। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आसपास वो वहीं पर गिर गया था। तभी लुओ फेंग स्क्रीन पर चेक कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में आसपास से सी ऑफ इल्यूजन के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होने लगी होती है। लुओ फेंग वहाँ से फ्लाई करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर उसको दो वॉरियर्स और मिलते हैं जिसे यहाँ पर लुओ फेंग को पोक करने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। वो लुओ फेंग को काफ़ी ख़राब मेमोरी दे रहे थे। फिर ऐसे ही थर्ड लेवल भी आता है, फिर फोर्थ लेवल भी, जहाँ पर काफ़ी ख़ास तरीके के इल्यूजन लुओ फेंग को दिखाए जाते हैं। लेकिन लास्ट में लुओ फेंग एक और इल्यूजन देखता है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो होता है वो फिलहाल अभी इसको भी कंप्लीट कर लेता है। तभी बबाता लुओ फेंग को बताती है कि लुओ फेंग तुमने 51,000 पॉइंट्स को अर्न कर लिया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो अभी डैमेज हो गई है, उसे हमें अर्जेंट रिकवरी के अंदर डालना होगा। तभी लुओ फेंग कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन ये स्कोर वो काफ़ी ज़्यादा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसे कंटिन्यू करो। हालांकि क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी डैमेज हो चुकी है, लुओ फेंग को स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, बट फिर भी वो स्टेप उठा ही लेता है क्योंकि उसको जल्द से जल्द काफ़ी पॉइंट इकट्ठा करने थे। तभी यहाँ पर लुओ फेंग की तरफ सी ऑफ इल्यूजन एकदम ही काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। लुओ फेंग थोड़ा पीछे हटता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक काफ़ी ह्यूज सी हैंड आ गया है, साथ ही वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है एक मैन के अंदर। लेकिन तभी सुशिन का कॉल लुओ फेंग को आता है, जो कि कह रही थी कि लुओ फेंग ये एक्सप्लोड
कर गया है। जैसे ही लुओ फेंग ये सुनता है उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो चुके थे। तभी सुशिन घबरा रही थी और कह रही थी कि लुओ फेंग, जो गैस पहले फैल रही थी उसकी वजह से ब्लास्ट हो गया। लुओ फेंग जल्दी यहाँ पर आओ, सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है। इवन हमारे जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो भी सब खराब हो गए हैं। लुओ फेंग का भाई भी वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहा होता है और जर्ग नेस्ट के ब्लास्ट करते ही यहाँ पर ढेर सारे जर्ग्स आ जाते हैं जो कि चारों ही डायरेक्शन में फैल चुके थे। हालांकि वॉरियर्स उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे भी क्या ही फायदा होता। लेकिन यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लुओ फेंग देख रहा होता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो वो तुरंत ही कह रहा होता है कि बबाता इसको ख़त्म करो, मुझे यहाँ से निकल के जाना होगा। जिसके बाद वो उस मिशन को ख़त्म करता है और लुओ फेंग वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। अपनी स्पेस क्राफ्ट में बैठकर काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग जा रहा था धरती की तरफ। इवन लुओ फेंग देखता है कि धरती से तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे हैं जो कि अभी यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर तक दिख रहे हैं। जर्क्स ने हर बार ही हर तरफ को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से तबाही फैला दी थी। वॉरियर्स तो उनके सामने उनके हाथ के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे थे। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ सुशिन को एक जर्ग से हाथ से बचाता है और वो उसे अपनी बाहों में ही लेकर देख रहा था जो कि बेहोश पड़ी हुई होती है। जिसके बाद तो लुओ फेंग को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और लुओ फेंग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो तुरंत ही चिल्लाता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि पूरा का पूरा अर्थ ही ब्लास्ट कर जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में ये पूरा का पूरा एक लेवल ही था जिसको लुओ फेंग ने बबाता से कहा था कि उसे आगे भी प्रैक्टिस करना है, लेकिन बबाता ने उसको मना किया था, तुम्हारी मेंटल एबिलिटी डैमेज हो गई है। हालांकि फिलहाल लुओ फेंग कह रहा होता है कि क्या था। तभी बबाता कह रही होती है कि तुम्हारी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट तक पहुंच गई थी। लुओ फेंग, मैंने तो तुमको पहले ही मना किया था कि ये मत करो, एक एबनॉर्मल मूवमेंट थी वो तुम्हारे ब्रेन के लिए। लेकिन लुओ फेंग को जब ये चीज़ दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाता है और कह रहा था कि बबाता, अब इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला, मुझे और भी जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। और तुरंत ही अपने मास्टर ट्रू यान एम्परर के पास चला जाता है। जिसके बाद ट्रू यान एम्परर उसको कह रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या चाहते हो। जर्ग हाइव अभी भी सो रहा है अर्थ पर, तो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर केयरफुल हो रहे हो, लेकिन अगर तुम इससे ज़्यादा केयरफुल रहोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कब ये चीज़ें यहाँ पर आकर अटैक कर सके। उनको एक चांस दो और अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करो। जिसके बाद वो लुओ फेंग को मोटिवेट भी करते हैं कि लुओ फेंग ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाए जिससे कि यहाँ पर ट्रू यान एम्परर के खास डिसाइबल यानी कि लुओ फेंग के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए जो कि लुओ फेंग हैंडल नहीं कर पाएगा। वो लुओ फेंग से कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग ये जो डिसीज़न है वो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है, तो ज़रा उनको तो एक बार सोच लो, इसके लिए केयरफुल रहो, लेकिन इतना ज़्यादा फ़िलहाल मत सोचो क्योंकि तुम्हारे लिए जो बेस्ट चॉइस है वो अवेलेबल है, तो फ़िलहाल तुम इसके ऊपर ही फोकस करो लुओ फेंग। जिसके बाद लुओ फेंग इस बारे में विचार करने लग जाता है क्योंकि ट्रू यान एम्परर ऑफकोर्स उसका बुरा तो नहीं चाहेंगे। जिसके बाद ट्रू यान एम्परर उसको कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग, मुझे पता है कि चीज़ें भी थोड़ी अजीब हैं। साथ ही वो अपने हाथ के अंदर एक छोटे से बैग को समन करते हैं और कह रहे थे कि तुम इसे ले जाओ और ले जाकर तुम जर्ग हाइव के आसपास इसको रख देना, और जब वहाँ पर कोई भी चांस रहेगा किसी भी चीज़ के रिएक्ट करने का तो मैं इसे इमिडिएटली सेंस कर लूँगा, कुछ होगा तो मैं उसको सेंस करके वहाँ पर तुरंत ही अपने लोगों को भेज दूंगा, जिससे कि यहाँ पर लुओ फेंग अर्थ के ऊपर तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, तो फिलहाल तुम इसके बारे में परेशान नहीं हो। वो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ लुओ फेंग की तरफ को अपना फिस्ट बढ़ा देते हैं, तो फिर लुओ फेंग भी यहाँ पर मोटिवेट हो जाता है और यहाँ पर छोटा सा हमारा लुओ फेंग क्यूट मास्टर के साथ काफ़ी जच रहा था। जिसके बाद हमें तोंगथियान ब्रिज दिखाई जाती है। लुओ फेंग अब डिसाइड करता है कि अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा हार्ड करने के लिए उसे टोंगथियान ब्रिज के ऊपर जाना होगा, वो भी 7th फ्लोर पर। लुओ फेंग कह रहा होता है कि अभी भी रीजनल एयर स्पेस के अंदर एंटर करना है, इसके अलावा वहाँ पर जाकर मुझे ऑब्टेन करना है स्पिरिचुअल सीक्रेट को, जिससे कि मैं जर्ग हाइव को कंट्रोल कर सकूँगा। लुओ फेंग फिलहाल यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा होता है, साथ ही उसके सामने उसके दो ओपोनेंट यानी कि ब्रांड और रोंगजुन भी आते हैं, और लुओ फेंग कह रहा होता है कि इसके लिए मुझे आगे बढ़ते रहना है। हालांकि मैंने यहाँ पर शुएलुओ
कॉन्टिनेंट के ऊपर 80 साल तक प्रैक्टिस की है, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं टोंगथियान ब्रिज के 7th लेवल पे जा सकूं, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। जिसके बाद लुओ फेंग डिसाइड कर चुका होता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर टोंगथियान ब्रिज के 7th लेवल के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुओ फेंग 7th टोंगथियान ब्रिज के ऊपर आ गया था, जहाँ पर उसका ओपोनेंट उसके सामने इंतजार कर रहा होता है। लुओ फेंग भी यहाँ पर खड़ा था। तभी मास्टर को देखते हैं जो कि साइड में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, और वो भी कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग, क्या तुम सच में यहाँ पर ऐसा कर पाओगे, क्योंकि अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाया है। हालांकि मास्टर काबू जो थे वो पूरी की पूरी कोशिश यही कर रहे होते हैं, और साथ ही लुओ फेंग के लिए यही विश कर रहे थे कि लुओ फेंग इसमें जीते। लुओ फेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कह रहा था कि देखना तो ये है कि अब आखिर क्या कमाल हो सकता है। जैसे ही उसका ओपोनेंट काफ़ी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ता है लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए, तो लुओ फेंग भी पहले से ही तैयार बैठा था, और अब उसके ऊपर लुओ फेंग बदल के अटैक करने लग जाता है। लुओ फेंग लगातार अटैक पे अटैक कर रहा था शुओलुओ कॉन्टिनेंट के अंदर से। शुओलुओ क्रिस्टल एब्जॉर्व करने के बाद लुओ फेंग काफ़ी स्ट्रांग हो गया। इस वजह से उसकी ऑल ओवर मूवमेंट भी काफ़ी फास्ट हुई है, और इसी वजह से लुओ फेंग इस बंदे को पहली बार में ही इतनी कर्री टक्कर दे रहा होता है कि वो बंदा अपनी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा पावर को रिलीज़ होने में कामयाब कर पाता है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी मचाता है। अब उसने लुओ फेंग को काफ़ी दूर फेंक के मारा था, लेकिन तभी जैसे ही वो देखता है जहाँ पर धुंध छटती है तो उसे नज़र आता है कि यहाँ पर तो लुओ फेंग अभी भी आराम से ठीक है। जिसके बाद लुओ फेंग स्पेस एंड टाइम के उसी ऐसे के बारे में सोचने लग जाता और कह रहा था कि मुझे इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इसकी फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे इसे और भी अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद लुओ फेंग सोच रहा होता है कि जिस तरीके से स्टार रेन होती है उसी तरीके से कंडेंस करती है इस वर्ल्ड को, और उसके बाद लुओ फेंग इसी चीज़ से इंस्पायर होते हुए अपनी सारी की सारी नाइफ को ऐसे ही रिलीज़ कर देता है इस ओपोनेंट की तरफ को, और काफ़ी एनर्जी भी रिलीज़ कर रहा था। लुओ फेंग की डायरेक्ट एनर्जी के साथ यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बेहमूद की एनर्जी भी एक्टिवेट हो चुकी होती है, जो कि उस बंदे की पावर के साथ में जाकर टकरा रही थी। लुओ फेंग चिल्लाता है और तुरंत ही आगे बढ़ता है इस बंदे की तरफ को, जिसके बाद दोनों की ही पावर के बीच अच्छा खासा क्लैश हमको देखने के लिए मिलता है। ओपोनेंट भी स्ट्रगल कर रहा होता है लुओ फेंग के ऊपर फोर्स लगाने की उसकी पूरी कोशिश थी, तो फिर लुओ फेंग भी यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता, बल्कि वो भी लगातार अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर ले जाता है। लुओ फेंग के फेस पे काफ़ी कट्स भी लग चुके थे, और हमें उसकी आइज़ के अंदर गोल्डन हॉर्न बेहमूद की झलक भी दिखाई जाती है। लुओ फेंग ऑलमोस्ट अपने लास्ट पर आ चुका था, लेकिन फिर भी लुओ फेंग रुकने का नाम नहीं लेता, बल्कि अपनी पावर को बिल्कुल अंत तक पहुंचा देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ओपोनेंट था उसके डोमेन के अंदर लुओ फेंग की जो नाइफ होती है वो काफ़ी तेज़ी के साथ जा रही थी। लास्ट में लुओ फेंग गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर से अपनी विल पावर को इकट्ठा करते हुए एक लास्ट पंच लगा रहा होता है, जिससे कि लुओ फेंग को एक अल्टीमेट सपोर्ट मिलेगा। लुओ फेंग चिल्लाता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो पंच जाकर हिट होता है उसके ओपोनेंट को, तब ये काफ़ी बड़ा सा क्लैश हमें दिखाया जाता है। और उसके बाद टोंगथियान ब्रिज टूट चुका होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका ओपोनेंट कुछ सेकंड बाद ही ब्लास्ट कर जाता है और वो वहाँ से गायब हो गया था। लुओ फेंग भी यहाँ पर देख रहा होता है कि उसका ओपोनेंट गायब हो गया है, और साथ ही यहाँ पर मास्टर भी देख रहे होते हैं, वो भी इस चीज़ को देखकर खुश थे। इवन स्क्रीन के ऊपर रोंग जुन और ब्रांड अब लुओ फेंग से नीचे रैंकिंग पर आ रहे थे, जबकि लुओ फेंग टॉप पर पहुंच गया होता है। ये देखकर बाकी सारे लोग भी हैरान थे। ऊका तो कह रही होती है कि लुओ फेंग ने टोंगथियान ब्रिज के 7th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लिया। ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार बात है। साथ ही रोंगजुन भी वहाँ बैठा था, लेकिन वो इस पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। लोंगियन को भी दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग की तरफ को ही देख रहा था, और साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्रांड को, जो कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को देख लेता है। तो अब यहाँ पर लुओ फेंग और ब्रांड के बीच में कंपटीशन होने वाला था। एंड गाइज, ये वही फाइट है जिसका आप लोग काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे। तो गाइज़, अगर आपको इसका अगला एपिसोड और लुओ फैंग वर्सेस ब्रांड देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।